So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. न्यूयॉर्क शहर के मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी ने वाकई में दुनिया में धूम मचा दी। न्यूयॉर्क शहर के लिए ही सिर्फ इलेक्ट नहीं हुए ज़ोहरान ममदानी, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर और दुनिया के लिए सरमायादाराना निज़ाम के ग्लोबल कैपिटल तस्वुर किए जाने वाले शहर में एक मुसलमान 34 साला सोशलिस्ट इमिग्रेंट उम्मीदवार का न सिर्फ इतनी पजीराई उसको मिलना बल्कि इतनी भारी अक्सरियत से मुंतखब होना एक बहुत ही खुशगवार हैरत से इस डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि ज़ोहरान ममदानी और उनके एजेंडे को पूरी दुनिया से जो सपोर्ट मिली और पजीराई मिली उसने सबको हैरान कर दिया है। ये रुझान क्या बताता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, ख़ासकर जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया और एक सरमायादाराना सोच गालिब है। वहाँ पर न सिर्फ अमेरिका में सबसे बड़े शहर में एक गैर मामूली मेयर का मुंतखब होना, एक मुसलमान मेयर का मुंतखब होना, फिर लंदन में भी मुसलमान मेयर का होना, और इसके साथ साथ अगर थोड़ा हम क्लोज़र टू होम देखें तो इसके असरात क्या होंगे इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ना सिर्फ ज़ोहरान के स्टाइल को उनके एजेंडा को पजीराई मिली बल्कि ऑल दैट ही स्टैंड्स फॉर इसको भी बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस तरह आवाम तो कर ही रही है बट हमारी जो सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। बल्कि बिलावल साहब ने तो इससे बढ़कर ये कहा कि ये प्रूव करता है ज़ोहरान का इलेक्ट होना कि रोटी कपड़ा मकान का नारा अभी भी रेलेवेंट है। इसी चीज़ के ऊपर ज़रा रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये ज़ोहरान की विक्ट्री, ज़ोहरान के नारे को, उनकी सोच को, उनके एजेंडे को इतनी पजीराई मिलना दुनिया में और पाकिस्तान में, ये क्या रुझान दिखाता है? क्या इससे मुराद ये है कि अवाम की तरजीहात और उनका रुझान सोशलिस्ट निज़ाम की तरफ ज़्यादा है, यानी समाजी इंसाफ की सियासत को अब अवाम ज़्यादा तरजीह दे रही है? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर शीमा साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे ज़रा पहले हम समझना चाहेंगे, आपके ख़्याल में ज़ोहरान का इलेक्ट होना, उससे बढ़कर ज़ोहरान को जिस तरह से पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में सराहा गया, उनके स्टाइल को पसंद किया गया, ऑल दैट ही स्टैंड्स फॉर, उसके साथ खड़ा होना, इससे क्या मुराद लिया जाए खासकर पाकिस्तानियों के लिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जी शुक्रिया लीना। पहले तो बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि हम ज़ोहरान ममदानी की जीत को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए इशू ही क्यों है। मुझे याद है कुछ महीने पहले जब वो शाहजेब के शो पे इंटरव्यू उन्होंने दिया तो बहुत ये खफा हुए लोग कि क्या हमारे अपने मसाइल नहीं हैं, आप क्यों लेके आ गए, न्यूयॉर्क का हमारे पाकिस्तान से क्या लेना देना। तो सबसे पहले तो मैं इसको एड्रेस करना चाहूँगी कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई एक उम्मीद की किरण है, कुछ ऐसा होता है जो हमारा एक सिनिकल व्यू है डेमोक्रेसी के बारे में, पॉपुलिज्म के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में, उसको डिफीट करता है, तो मेरा तो ख्याल है दुनिया में हम कहीं भी हैं, ये दुनिया में कहीं भी हो, हमें इस पे बात करनी चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसमें ये जो बात है कि क्यों पाकिस्तान में, अगर हम यहाँ पे उम्मीद नहीं भी कर सकते कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में होगा, अगर हम स्पेसिफिक्स पे, सब्सटेंस पे बहुत से लोग यहाँ अग्री भी नहीं करते, एक उम्मीद की किरण जहाँ भी हो, मेरा ख्याल है उस पर बात करनी चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। पहली बात ये।
दूसरी अलीना, आपने कहा कि लोग व्हाट ही स्टैंड्स फॉर उससे एग्री करते हैं पाकिस्तान में, इस पे मेरा इख्तलाफ है। मेरा ख्याल है हर किसी के लिए ज़ोहरान ममदानी कुछ भी वो जो चाहें वो उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए शायद यही काफ़ी है कि वो मुसलमान हैं और वो कहते हैं मैं इसके बारे में अपॉलोजेटिक नहीं हूँ। बहुत से लोगों में ही इज़ ब्राउन, दैट इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों के लिए कि उन्होंने अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ पे पूरी एक कैपिटलिस्ट क्लास है बिलियनर्स की, उनके खिलाफ कैंपेन करके बहुत डायरेक्टली फिर भी वो जीते, ये काफ़ी है। बहुत से लोगों की उनके लिए उनकी प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ जो हैं, उनका जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो उन्हें अपील करता है। तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल हम ये डायरेक्ट अक्कासी देख रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी एज अ होल पैकेज वो पाकिस्तान में अक्सरियत या एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी सपोर्ट करती है। वो इश्यूज अगर आप पाकिस्तान में लेके आएँ और हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से उन पे सवालात पूछें तो शायद लोग अग्री ना करें उन पोजीशन से जो ज़ोहरान ममदानी अमेरिका में या न्यूयॉर्क में लेते हैं। तीसरी चीज़ रीना, मेरे लिए क्यों मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने उनके कैंपेन को शुरू से फॉलो किया और बहुत क्लोजली किया और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है। इस पर अगर मैं बात करूँ कि हम सुनते आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन बिलीफ है कि नफ़रत जो है वो ज़्यादा बिकती है। सोशल मीडिया जो है वो नफ़रत का प्लेटफॉर्म है। आप अगर एंटेगनाइज करो, आप इस्लामोफोबिया की बात करो, आप नफ़रत की बात करो, आप मारने की बात करो, आप एंटी इमिग्रेंट सोच रखो, सोशल मीडिया ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, वहाँ पे आपकी बात जो है ज़्यादा मानी जाती है। और दुनिया में डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है वो राइट विंग अथॉरिटेरियन एक तरह के जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनकी तरफ ही जाके हमें लेके जाएगा। और मेरा इस पे बहुत सवाल था कि क्या ये सच है, क्योंकि बहुत सी हमने ऐसे इलेक्शंस देखे हैं जिसमें ये सच साबित हुआ है कि अगर आप नफरत का पैगाम लेके जाते हो आपको एक ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। हमारा जो सोशल मीडिया का एक पूरा दौर चल रहा है उसमें, तो मेरा ख्याल है ज़ोहरान ममदानी की जीत उसको गलत साबित करता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं और मैं कहूँगी अक्सरियत ऐसी है जो तंग है, जो नाराज़ है, जिसका गुस्सा है, वो अपनी जो सिचुएशन उनकी है ज़िंदगी में वो उससे खुश नहीं है। तो या आप उन्हें राइट विंग की तरफ लेके जा सकते हो कि वो गुस्सा अपना मुसलमानों पे निकालें, इमिग्रेंट्स पे निकालें, ट्रांस लोगों पे निकालें एंड सो ऑन, या आप एक मुख्तलिफ तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हो उस गुस्से को, चैनल कर सकते हो एक कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ जो ना टैक्स देती है और जो लीच की तरह एक पूरे सिस्टम के ऊपर जो है उसका एक कब्जा है। तो ज़ोहरान ममदानी ने हमें ये दिखाया है कि होप कि अगर आप 3 चीज़ें लेना, फ्री चाइल्ड केयर, कि आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो, और जो रेंट है कुछ एरियाज में उनको फ्रीज करना, और डायरेक्टली कहना कि हम टैक्सेस रेज करेंगे और जिन लोगों की ये मुश्किलात हैं उनको पूरा करेंगे, ये उनकी कैंपेन थी। और ये होप, ये एक डिफरेंट नज़रिया, और इसको लेके वो जीत गए हैं। जब उन्होंने अपना अनाउंस किया कि वो इस दौड़ के लिए लड़ रहे हैं, लोग हंसते थे और बहुत से लोग हैं जो उनको अब सपोर्ट भी करते हैं, वो भी कहते थे कि इम्पॉसिबल है, अगर वो एक रीजनेबल सी भी उनको वोट्स मिल जाएंगे तो वो काफ़ी होगा। वो प्राइमरीज जीते और अब वो इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, उन्होंने हैरान कर दिया है सबको। तो ये सब मेरे लिए पर्सनली दिखाता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो सिनिसिज्म हम सब में, और मैं अपनी बात करूंगी, एक सवाल था कि इस दुनिया में क्या अच्छी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो सकती है सोशल मीडिया के दौर में। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हो सकती है। आखिरी बात, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में हम इससे क्या लेसन लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ मसाइल हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई डायरेक्ट हमें रेजोल्यूशन की तरफ या हल की तरफ लेके जाती है ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि पाकिस्तान में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1969 के बाद पहली दफ़ा न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में इतने वोट्स यानी 2 मिलियन वोट्स पड़े हैं। इट्स ह्यूज। उमर चीमा साहब, क्या आप समझते हैं कि ज़ोहरान ममदानी साहब का जो सोशलिस्ट अप्रोच है पाकिस्तान में उसकी हिमायत है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम इस मामले को पजीराई इसलिए दे रही है कि वो अपने लिए भी यहाँ पर यही चाहते हैं?
टीना, एक तो पहली बात तो ये है कि जो ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री है, इट्स अ बिग डील। और मैं जब ज़ोहरान की स्पीच सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था जब 2008 में ओबामा सदर इलेक्ट हुए थे और उन्होंने शिकागो में एक तकरीर की थी और ओबामा ने कहा था कि शिकागो में जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो ये समझते हैं या जिनके ज़हन में ये सवाल है कि क्या इधर ख्वाब दुरुस्त साबित होते हैं यानी वो हकीकत में बदल सकते हैं, तो उसने कहा कि आज रात को लोगों के लिए जवाब है। तो एक तो ज़ोहरान की विक्ट्री है, इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों को उन्होंने ज़ोहरान ने अट्रैक्ट किया है, जो कई लोग ऐसे भी थे जो उनके मुखालिफ थे, वो भी उसको तवज्जो दिए बगैर नहीं रह सके, और कुछ जो है यानी कि वो उसकी शख्सियत के वैसे बड़े फैन भी हो गए। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जो पाकिस्तानी है ना, ये मेरा ख्याल है कि हम कोई बड़े या कुछ सादा किस्म के लोग हैं या आई डोंट नो, यानी कि जब ट्रम्प जीतता है तो हम कभी चाहते हैं कि ट्रम्प जैसा सिस्टम आ जाए। अब जो ट्रम्प है वो बदल हो गया। अब बातें हैं जो ज़ोहरान का एजेंडा है। देखिए, ज़ोहरान का जो एजेंडा है वो एक तो ये जो रीमा बात कर रही थी ना, रीमा ने बात की जो राइट विंग के लोग हैं, बेसिकली ये जो दूसरे हैं ना ज़ोहरान, ये लेफ्ट विंग के लोग हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ये बाकी ममालिक में भी आ रहे हैं। जिधर जिधर राइट विंग स्ट्रांग हो रहा है उधर लेफ्ट विंग भी स्ट्रांग हो रहा है। आप फ्रांस में देख लें, अभी जो है कि उधर भी लेफ्ट और राइट जो है, फिर उस में बस एक तो फुटबॉल बना हुआ है। जर्मनी में भी राइट विंग बहुत स्ट्रांग हो गया है, अपनी पार्टी। इस जर्मनी में एक पार्टी, आयरलैंड में लेफ्ट विंग की खातून जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है। ये जो राइट विंग वाले हैं उनका जो नफरत है ना, गुस्सा या नफरत का वोट इनका भी है। उनका जो नफरत है जो राइट विंग की है वो ज्यादातर है इमिग्रेंट्स के खिलाफ। जो लेफ्ट विंग वाले हैं ये ज्यादातर ये इनकी जो एक नफरत होती है ये अमीर लोगों के खिलाफ होती है या डिफेंस के खिलाफ होती है। ये कहते हैं टैक्स द रिच। ममदानी का जो जिस चीज से उसको अटेंशन भी लिया है कि जो लोग उसके साथ चले हैं, क्या एजेंडा है, वो कहते हैं कि मैं एक तो जो अमीर लोग हैं उन पर मैं 2% टैक्स और लगाऊंगा। अच्छा, सिर्फ वो इधर ही नहीं रुका, फिर उसने कहा कि मैंने जो बसें हैं इनके इधर लोग जो है ना फ्री राइड करेंगे जी। और उसके लिए भी अमीर लोग जो है ना वो पैसे देंगे। अच्छा, अब आगे रेंट की तरफ आ गए, उसने कहा जी कि रेंट फ्रीज करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में। अब सवाल यह है कि देखने में तो ये बड़े अच्छे नारे हैं कि जो अमीर लोग हैं इन पर टैक्स और लगना चाहिए, क्या वो लगा लेगा? और जो कैपिटलिज्म का मक्का है, यानी कि जिधर से कैपिटलिज्म की जो एक जाय पैदाइश है, जिधर से पूरी दुनिया में यानी कि उधर ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लेके आ जाती है, जगह पर जो बिजनेस हैं ये अगर उनके साथ जो एक ज़ोहरान का एजेंडा है उसके मुताबिक क्या ऑप्शन होगा? उनकी लॉयल्टी अमेरिका से ज्यादा अपने पैसे के साथ लॉयल्टी होती है। दूसरा, उनके लिए ये पासपोर्ट इतना मैटर नहीं करता। उन्होंने वैसे 10-10 पासपोर्ट रखे होते हैं, वो किसी और जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं। अलमिया ये होता है कि एक जगह से हम जो है उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे होते हैं, दूसरे मुल्क में जो गवर्नमेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं जी इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, वही अमीरों को वो बुला रहे होते हैं। तो ये कहने को चीजें बड़ी अच्छी हैं, फैसिनेट भी करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ऐसा नहीं आ रहा। अगर वो एजेंडा पे अमल दरामद करा लेते हैं तो ये इनकलाब हो। वेरी इंटरेस्टिंग उमर साहब, दो छोटी छोटी चीजें मुझे जरूर बता दीजिएगा। नहीं कर सकता उमर साहब, ये पॉइंट आपका आ गया, बस मुझे दो छोटी छोटी चीजें बता दीजिएगा। अभी आपने ये कहा कि ट्रम्प जो पाकिस्तानी ज़्यादातर वेव के ऊपर रिएक्ट करते हैं। आपने ट्रम्प की मिसाल दी, आपने कहा कि जब ट्रम्प अपनी कैंपेन लॉन्च कर रहे थे तो बहुत से पाकिस्तानी उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। याद ऐसा पड़ता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और ट्रम्प के तो बल्कि मुखालफत में काफ़ी लोग थे, तो इसको ज़रा समझाइएगा। दूसरा, पाकिस्तान में इतनी पजीराई मिलना ज़ोहरान को, ये किस तरह से रेलेवेंट है? क्या आप समझते हैं कि लोग ज़ोहरान के एजेंडे को यहाँ पर पसंद करें और अपने लिए भी वही चाहते हैं? देखिए, जो ट्रम्प वाली आपने बात की, अगर आप देखें पीटीआई वाले लोग तो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उधर पाकिस्तान जो अमेरिका में जो पाकिस्तानी थे वो कैंपेन भी कर रहे थे।
बाद में उनकी ओपिनियन चेंज हो गई, सो मच कि इवन अमेरिकन की ओपिनियन चेंज हुई है। पहले उन्हें लगा कि वो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे जितनी लड़ाइयां उसने शुरू की हैं तो वो अमेरिका के मुफाद में कर रहा है। अब जब उनको इस रात को ये अमेरिका के अंदर भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, तो उन्हें लगा कि यार ये किस तरह का बदाम ने मुनकर किया हुआ है। तो जो ज़ोहरान ममदानी है उसके हवाले से मेरे दो कनेक्शन थे। एक जो है वो तो उसका ये हो गया कि वो एक मुसलमान था। ओवरऑल ज़ोहरान की शख्सियत ऐसी है कि कोई भी बंदा उसको देखे तो वो एक दफा उसके बारे में सोचता जरूर है। तो इधर जो है वो एक कनेक्शन भी आ गया, मुसलमान होने का भी उसका जो ओवरऑल साउथ एशियन स्टाइल है खाना खाने का, नीचे बैठ जाना, हाथ से खाना खाना, तो इस चीज ने भी लोगों को अपील किया कि पहली दफा उधर एक मुसलमान, हम तो ओबामा को भी मुसलमान बनाने को तैयार थे जी कि बराक हुसैन ओबामा है। और दूसरा जो है उसका एजेंडा वो बड़ा प्रोवोकेटिव था, यानी कि उसने तो ओवरऑल पूरी दुनिया में लोगों को अपील किया। वो प्रैक्टिकल है या नहीं वो एक अलग बात है कि जो मुफ्त में आप सफर करेंगे या अमीरों पर टैक्स लगेगा या दूसरा जो आपके किराए जो है वो बढ़ेंगे नहीं, तो इस तरह की चीजें पहले ये भी थी। लेकिन जो पहली चीज थी वो उसका मुसलमान होना, इधर उसको ज्यादा पजीराई या तवज्जो इस बुनियाद पे मिली। रिलेटेबिलिटी सेंटिमेंट ने ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया आपके मुताबिक। शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा सर, अब पाकिस्तान के लिए इसकी रेलेवेंस क्या समझते हैं? सिंध में पीपल्स पार्टी वाले इसको बड़ा रिलेट भी कर रहे हैं अपने साथ। सीएम सिंध ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि तब्दीली एक कराची से शुरू हुई थी मुर्तज़ा वहाब की सूरत में, जो कि अब हम न्यूयॉर्क तक पहुँचती हुई देख रहे हैं ज़ोहरान ममदानी। डू यू थिंक कि इतना रेलेवेंट है ज़ोहरान का एजेंडा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी इसको इतना सपोर्ट या फिर इतना सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो बड़े मुतासिर हैं इसके एजेंडे से? बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे ख्याल से एक तो बहुत बड़ी विक्ट्री है उनके लिए, क्योंकि एक तो जो उनकी फाइट थी, जो पॉलिटिकल फाइट थी उनकी, वो 2-वे फाइट थी। वो रिपब्लिकन कैंडिडेट से भी फाइट कर रहे थे और साथ में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनके खिलाफ भी उनका मुकाबला था। कोमो को प्राइमरीज में तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इसमें लड़ रहे थे। और मुकम्मल तौर पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी सपोर्ट भी उनके साथ नहीं थी। हिलरी क्लिंटन जैसे बड़े बड़े नाम उनको इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इवन जो मीडिया आमतौर पर डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है वो भी उनको इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो उनकी कैंपेन थी फिनोमिनल थी, जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, यंग लोगों को इंस्पायर किया कि आप इस क्रिएटिव तरीके से कैंपेन कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का जो हम कहते हैं कि फायदा यह है कि उसमें पोलराइजेशन इतनी ज्यादा होती है कि आप अपनी मर्जी का कंटेंट जो है लोगों को फीड कर सकते हैं एल्गोरिथम के जरिए। वहां पे हमने देखा वो इस कैंपेन में भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, पोलराइजेशन की नहीं कर रहे थे। और आज हम ये देख रहे हैं कि दो इस दुनिया में मेजर सिटीज हैं, एक लंदन और एक न्यूयॉर्क, जहां पे पहली मर्तबा मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर इलेक्ट हुए हैं। और शायद यही दो शहर हैं जहां पे ये मुमकिन है। हमारे लिए एक रे ऑफ होप तो है, लेकिन क्योंकि इन दोनों शहरों में हमने देखा है कि डाइवर्सिटी, हर नस्ल के लोग, हर मजहब के लोग पाए जाते हैं, ना कि सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि इन दोनों शहरों के ग्रोथ में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इमिग्रेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इन हालात में जबकि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है दुनिया भर में, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन शहरों में भी ये इलेक्ट हुए हैं। और दूसरा जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि इनकी जो सारी कैंपेन थी उसने सिर्फ इंस्पायर किया जेनजी को। जो डेटा सामने आया है वोट्स का, वो ये साबित करता है कि बात दुरुस्त नहीं है। जहां तक यंग जनरेशन का ताल्लुक है वहां तो उन्होंने स्वीप किया है, लेकिन पीपल हु आर एट द एज ऑफ 40 एंड अबव या इवन 50 प्लस में जो ब्रैकेट था उसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट कोमो जितने ही वोट लिए हैं। तो उन्होंने इंस्पायर किया अपनी इस कैंपेन, अपने नैरेटिव को, नॉट ओनली जेन जी या यंग पॉपुलेशन बल्कि जो मिड और ओल्ड एज ग्रुप है वहां पे भी उन्होंने जो है काफी ज्यादा वोट हासिल किया है। दूसरा, मेरे ख्याल से उनकी जो पूरी कैंपेन थी, इश्यूज पे उनकी पॉलिसीज, मेरे मुताबिक तो उन्होंने बड़ा राइट स्टैंड लिया हुआ था। इस वक्त दुनिया में एक वेव है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो अपनी पॉलिसीज को सख्त कर रहे हैं। लेकिन इस वेव के बरक्स जाके उन्होंने इमिग्रेंट्स को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने पूरी कैंपेन की और उसमें हमने देखा कि वो कामयाब भी हुए। लेकिन वहां पे भी आपने देखा कि कुछ चीजों पे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। मिसाल के तौर पे साउथ एशिया से उनका ताल्लुक है, बल्कि उनके फादर का ताल्लुक इंडिया से है, और इंडिया का जो डायस्पोरा वहां पर है उसमें बड़ी तादाद बीजेपी सपोर्टर्स की है। लेकिन किसी भी मौके पे उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो व्यूज हैं, उनको छुपाया नहीं। वो मोदी को क्रिटिसाइज करते रहे, खासतौर पे गुजरात में जो उन्होंने किया था उस हवाले से नेतन्याहू से उनको कंपेयर करते रहे। फिर न्यूयॉर्क में एक बड़ी तादाद ज्यूज की है
और शायद वो किसी चीज पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छुपा सकते थे या इतना ज्यादा उसको लाइमलाइट में ना लाते, लेकिन फिर भी इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने मेरे ख्याल से इशू पे एक राइट पोजीशन ली। और आखिर में आपने देखा बहुत सारी ज्यूज कम्युनिटी जो है वो उनको सपोर्ट कर रही थी इस इशू पे, क्योंकि उनका किसी मजहब के हवाले से कोई नुक्ता नजर नहीं था। उनका नुक्ता नजर ये था कि गजा में जो हो रहा है वो गलत है, वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। तो किसी एक मजहब या नस्ल के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे थे, एक कॉज के हवाले से बात कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ज्यूज की एक बड़ी कम्युनिटी है जिन्होंने उसको उन पे सपोर्ट भी किया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज पे उन्होंने अच्छी पोजीशन ली थी, एक प्रिंसिपल पोजीशन ली थी जिसमें वो कामयाब हुए। अब जहां तक उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसमें उनको एक चैलेंज होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज हमें पता है इस कैंपेन में भी 26 कहते हैं ना 26 बिलियनर्स जो थे डेमोक्रेट्स के, वो उनके खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो जीते। अब उनकी जो पॉलिसीज है वो उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन में कैसे तब्दील करेंगे एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। कुछ बातें उनकी सुनने में पॉपुलिस्ट लगती हैं, हम कहते हैं ना कि पॉपुलिस्ट बातें कर दी आपने कि किराए कम करेंगे, फ्रीज कर देंगे, बसों के फेयर्स कम करेंगे। उस सोसाइटी में ये करना उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें कामयाब हो, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि न्यूयॉर्क जो है वो एक बहुत महंगा शहर हो चुका है और वर्कर्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए वहां पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो इसी पे उनकी ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बेस्ड है। अब वो पॉपुलिस्ट है या उस पर वो वाकई कोई एक्शनेबल तरीका इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो कहते हैं ना, जैसे एक तरफ तो ट्रम्प कहता है कि कॉर्पोरेट्स को जो है हमें टैक्स कट देना चाहिए, ये कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे। अगर उसमें कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड, उससे एक बड़ा चेंज आएगा। और एक उम्मीद पैदा हुई है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बल्कि जो वर्कर क्लास है खासतौर पे न्यूयॉर्क में, उनके लिए एक उम्मीद पैदा हुई है। वरना वहां पे तो एक आप कह सकते हैं एक जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी इजाजतदारी थी वहां पे, तो उसको उन्होंने मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में इसको डिफाइन किया। लेकिन शहजाद अब जरा क्लोजर टू होम आ जाए, यहाँ पर जो कॉस्मोपॉलिटन है हमारा कराची, उसके साथ लोग इसको बड़ी मिला रहे हैं। वहाँ पर जो हुक्मरान जमात है वो तशबीह दे रही है दोनों के हालात और एजेंडाज को और रेलेवेंस को। क्या आप समझते हैं यहाँ के लिए भी सादिक आता है ये? देखिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि हमारी सोशलिस्ट पॉलिसीज की एक्सटेंशन है, ऐसी कोई बात की। अभी आपने मुराद अली शाह साहब का भी जिक्र किया। पीपल्स पार्टी का ये जो रोटी कपड़ा मकान का नारा है, ये हमें कहाँ नजर आता है? बस एक नारा ही ना, डू वी सी इट फिजिकली? अब तो माशाल्लाह 17-18 साल से उनकी हुकूमत है सिंध में, हमें ये कहाँ पे नजर आता है? उनका कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जिसको आप देख के ये कह सकते हैं कि हाँ इसकी पॉलिसीज भी सोशलिस्ट है, इसका तो तरीका भी किसी सोशलिस्ट जैसा है? मुझे तो नहीं नजर आता। लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स हैं, माशाल्लाह रईस लोग हैं वहां पर, और रईस होना गलत बात नहीं है, लेकिन कोई उनकी पॉलिसी रिफ्लेक्ट नहीं करती जिससे आप कह सकते हैं क्या उन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया इन द रीसेंट पास्ट। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नजरिया जरूरत पर है और मेरे ख्याल से डंके की चोट पर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कई हमने अगर पिछले 15-20 साल की पॉलिटिक्स का अगर आप उसमें मवाजा करेंगे ना, तो उसमें आपको नून लीग नजर आएगी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन लेते हुए, आपको पीटीआई अब नजर आ रही है एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन लेते हुए। 2014-15 ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी ने तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं दी, तो नजरिया जरूरत पर है। और जहां तक ये मेयर वाली बात है, जिस तरीके से मुर्तजा वहाब साहब इलेक्ट हुए, मेरे ख्याल से हम लोग भूले नहीं होंगे, 1.5-2 साल पुरानी ही बात है। बहुत सारे जिन लोगों ने वोट करना था वो एंड वक्त पे गायब हो चुके थे, और उस सूरत हाल में जो है वो आके इलेक्ट हुए हैं मेयर मुर्तजा वहाब साहब। उनकी मेजॉरिटी नहीं थी वहां पे, मेजॉरिटी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन रही थी, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट हो गए। तो मेरे ख्याल से इस रेलेवेंस को हम जो जबरदस्ती जो हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की, बहुत कुछ चीजों को तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ममदानी साहब यंग है तो मेयर साहब भी यंग है, बिलावल साहब भी यंग है, और क्योंकि उन्होंने किराए कम करने की बात की है तो पीपल्स पार्टी ने भी किसी जमाने में वो बात की थी। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन ये बनता है। माजरत के साथ साथ किराए कम करेंगे किसके? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है इस शहर में अभी तक, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। मैं सलीम साहब देखिए, अभी एक चीज तो ये ना कि गवर्नेंस को अभी तक हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखते हैं जब ममदानी साहब आते हैं तो वो जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, उनकी पॉलिसीज उन्होंने बताई थी, उस पर कितना वो एक्शन कर पाते हैं। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी की तो परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अभी मिसाल के तौर पर एक करप्शन कैंपेन भी थी इसमें दौरान ममदानी साहब की। मैंने पिछले 1 महीने में कोई 2-3 प्रोग्राम किए थे। एक बड़ा स्कैम था एलिजेड करप्शन का सोलर के ऊपर, हमें तो आज तक जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, सब कुछ होगा। मुझे पता है कि उनके टॉप तक ये बात पहुंची कि इसको हम रिजॉल्व करेंगे, अभी तक कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से दो चीजों को रिलेट करना ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल दौरान ममदानी साहब जो उसी पॉलिसी पे अमल दरामद हुए किया उन्होंने, जो कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। ठीक है, ये अहम बातें उठाई हैं आपने शहजाद साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सलीम साफी साहब का तज्जिया शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। ज़हरान ममदानी की न्यूयॉर्क शहर के मेयर के बतौर जीत और उनको पजीराई दुनिया में मिलना, पाकिस्तान के लिहाज में इसको सेलिब्रेट करना किस तरह से रेलेवेंट है, ये सब कुछ हम पूछ रहे हैं अपने तज्जियाकारों से। सलीम साफ़ी साहब, इतनी पजीराई पाकिस्तान में मिलना और दुनिया में, तो क्या इससे हम ये टेक अवे लें कि अवाम की तरजीहात, अवाम का रुझान बदल रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की अवाम की तरजीहात और उनका रुझान बदल रहा है? नहीं, पाकिस्तान में उनकी जो मकबूलियत है वो कि उनके नज़रियात की वजह से नहीं है या उनके काम की वजह से नहीं है, बल्कि चूंकि ये कहा जा रहा है कि मुसलमान हैं तो वो मुसलमान होने के नाते पाकिस्तानी लोग अपने आप को उनसे रिलेट करते हैं। उन्होंने यकीनन गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया है। पहला कारनामा तो उनका ये है कि एक मिडल मैन होने के बावजूद उन्होंने दुनिया के अमीर तरीन लोगों के शेयर और सरमाए के मरकज़ में मेयर बनकर और इतनी मेजॉरिटी के साथ मेयर बनकर अपने आप को मनवाया है। दूसरा, उन्होंने इस वक्त की हुकूमत को भी और अपनी पार्टी भी पूरी तरह उनके साथ नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने इतने बड़ी मकदार में वोट हासिल किए। तो ये उनके दो ऐसे कारनामे हैं कि जो काबिल तक़लीद हैं बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन उनकी जो असल में जीत, मुझे जो फैक्टर उसमें ज़्यादा कारगर नज़र आता है वो इमिग्रेंट्स का एक अनअनाउंस्ड अलायंस था जो उनके हक में था, और उन्होंने चूँकि इमिग्रेंट्स के हकूक़ की बात की थी और ट्रम्प साहब और इस तरह के लोग इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ लगे रहते हैं, तो इमिग्रेंट्स वो जिस मुल्क के भी थे सबसे ज़्यादा मैक्सिकन ने उनको वोट किया, बाकी जो गैर मुल्की थे उन्होंने उनको वोट किया और वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आ गया। और इसके बावजूद भी आप देखें कि जो अमेरिकन वाइट्स हैं उन वाइट्स में उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की है। उन्होंने वाइट्स ने ज़्यादातर दूसरे उम्मीदवार को वोट किया है। तो बहरहाल ये उनका कारनामा इस लिहाज से हैं कि उन्होंने अवाम के नफ्स पे हाथ रखा और जो कुछ वो चाहते थे उन्होंने उनसे अपने हक़ में वोट डलवा दिए। और हैं, ज़ाहिरी बात है कि इतने यंग एज में और फिर न्यूयॉर्क जैसे शहर में फिर वो अपनी जमात का बंदा भी उनके मुकाबले में खड़ा था, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद उन्होंने इतनी वाज़ेह मेजॉरिटी हासिल की। तो ये उनका कारनामा है। ये बाकी उन्होंने अपना जो एजेंडा पेश किया है वो बेसिकली गरीबों का एजेंडा है, और देखना ये है कि वो उस पर अमल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। रीमा उमर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी लीना, ये जो आपका सवाल है सोशलिज्म के बारे में, पहली बात मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जिस तरह की उनको पजीराई मिल रही है उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे उनकी जो जीत है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम सोशलिज्म की जहां आती है, पाकिस्तान में कहाँ हम देखते हैं कि कैंपेनिंग होती है, एक मैनिफेस्टो होता है, उसके बाद इलेक्शन होता है, लोग वोट करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और एनवी होती है एक तरह से आपको कि काश हमारे पास भी फ्री फेयर इलेक्शंस होते, हमारी भी मुख्तलिफ सियासी जमातें होती जो सोशलिस्ट एजेंडा पे भी जो करना चाहती हैं उस पर कर सकती फ्रीली कैंपेन, और लोगों के पास चॉइस होती कि वो उन्हें वोट करें या ना वोट करें। ये हमारे पास है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ जो हम इससे ले सकते हैं पाकिस्तान में, जो सीख सकते हैं कि एटलीस्ट हमारे डिस्कोर्स में जो लोग हंसते हैं कि सोशलिज्म का दौर ख़त्म हो चुका है, सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की कोई रेलेवेंस नहीं रही, एटलीस्ट हम अपने डिस्कोर्स में वापस लेके आए इन सब बातों को, क्योंकि एक तरह से इतना कैप्चर हो गया है कि हम अपनी इमेजिनेशन में भी अब नहीं सोच सकते कि वेलफेयर या सोशलिज्म और ये उस तरह का मतलब रीमा, यही जो आप बात कर रही हैं, उमर ने एग्जैक्टली यही कहा। उनको नजर आता है कि अमली तौर पर उनको कहीं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अपने आप को कहते हैं। इतनी कोई खौफनाक भी उनकी पॉलिसीज नहीं जो हम कहें कि वो अमीर लोगों से नफरत करते हैं या नफरत फैला रहे हैं। टैक्स करना, जो लोग इतने बिलियंस में कमाते हैं, मेरा नहीं ख्याल आप इसको नफरत कह सकते हैं। तो एटलीस्ट हम अपने डिस्कोर्स में बातचीत वापस लेके आए ताकि हम भी आर्ग्यू कर सकें ऐसे मामलात पे। ये ना सोचें बस एक ही ऑप्शन है जो हमारा मुल्क जिस तरह हमारी रियासत जिसको परसू कर रही है। अच्छा, वैसे बिफोर आई गो टू उमर, बिकॉज उनका कमोबेश जो आप बात कर रही हैं उन्होंने वो उठाई, बट आपने कहा कि किसी सियासी जमात का कोई एजेंडा नहीं होता।
ठीक है, अमली तौर पर बेशक नहीं उसके ऊपर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शंस में जाने से पहले अपना पूरा मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया, बिलावल ने जाकर हर जगह कैंपेन भी की, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अलीना, पाकिस्तान में आपको एक सिस्टम है, हम उसको एक्नॉलेज हमें करना चाहिए। फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होते, ना ही मैनिफेस्टोज पे पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पे हम एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, वो चूज करते हैं कि किस तरह किसको कितना फ्री मौका मिलेगा कैंपेन करने का, और लिमिट्स वो तय करते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ एक एनडी होती है, क्योंकि इस तरह का अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम भी देखें कि पाकिस्तानी अवाम जो है सच में वो किसको सपोर्ट करते हैं, उमर किस तरह की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। जी, उमर चीमा साहब ये बोल रहे थे कि प्रैक्टिकली अभी भी उनको नहीं लगता कि सोशलिज्म की गुंजाइश है पाकिस्तान के अंदर। चीमा साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ अलीना, मैं ये समझता हूँ कि सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म की इस्लाह के लिए तो बहुत अच्छा निज़ाम है कि आप ये बताते रहें कि कैपिटलिज्म में फलां प्रॉब्लम है। सोशलिज्म बजाते खुद को इतना प्रैक्टिकल निज़ाम नहीं है। और आप मुझे बताएं ना, यानी कि हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, और मार्क्स जो उन्होंने भी मसाइल बयान कर दिए कि जो एक कैपिटलिज्म है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज आई हैं, या जो एक कैपिटलिस्ट है उसके पास जो एक मेजर अमाउंट उसके पास जा रही है, लेकिन उसमें ये कोई हल नहीं आया। और उसमें ये भी जिक्र नहीं आया कि कैपिटलिज्म के नतीजे में जो ओवरऑल ग्रोथ हुई, जो प्रॉस्पेरिटी आई, उसका जिक्र इसमें नहीं होता, वो मिसिंग होता है। अब हमारे यहाँ जो जितनी भी सोशल डेमोक्रेसी हैं, अगर यूरोप की भी देख लें, उनका दो तरीके ना एक मेजर करने के। एक ये है कि इकोनॉमिकली वो आउट परफॉर्म कर रही हैं या अंडर परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो अभी तो जो नॉर्वे वाले हैं उधर वेल्थ टैक्स है वो खत्म कर रहे हैं, पहले उधर था, यानी कि अभी उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उधर ये आ रहा है। स्विट्जरलैंड में ये चीजें आ रही हैं। मसला ये होता है, ये बड़ा चैलेंज है, चीजें इतनी आसान नहीं है। ये इसी तरह की जैसे आप इंटरेस्टिंग लेते हैं, कुछ सरपट लेते हैं, एक मिनट, अब आप इसका जवाब भी लेंगी? मैं ऑफ कोर्स लूंगी, के दिफा में ऑफ कोर्स लूंगी। चीमा साहब, आई थिंक आपका पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, वेल एस्टैब्लिश्ड। जी रीमा उमर साहिबा। जी अलीना, देखिए एक ग्लोबल सिस्टम है, मुख्तलिफ ममालिक इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हैं। तो अगर हम एक वेव देखेंगे सोशलिज्म का, तो जिस तरह के मसाइल उमर बयान कर रहे हैं शायद वो ना हो। दूसरा, उमर ने बात की जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ है। आप बहुत सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में देखते हैं, ओवरऑल जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो शायद बेहतर होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट? ये एक बहुत अहम सवाल है कि इस पूरे सिस्टम में। और ज़ोहरान ममदानी ने भी ये नहीं कहा कि वो कैपिटलिज्म ओवरऑल उसको कंडेम करते हैं, वो प्रोग्रेस को कंडेम करते हैं। बेसिक 3-4 चीजें हैं, और उन्होंने उसका एक प्लान भी दिया है कि वो किस तरह पैसा रेज करेंगे उसके लिए। पाकिस्तान में भी इसकी गुंजाइश है। ये मैं नहीं कह रही कि हम पूरी तरह से डिनाउंस कर दें ग्रोथ को, हम इंडस्ट्रीज जो है उनको डिनाउंस कर दें, लेकिन मैं कह रही हूँ कोई गुंजाइश होती है। एक लिविंग वेज, एक डिग्निफाइड जिंदगी, एक बेसिक आपको जो आपको जरूरियात हैं उसके लिए रियासत आपकी मदद करे, और उसमें जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं उनको टैक्स ज्यादा करे, इसमें क्या बुराई है? ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद इसको ब्रेक के बाद बढ़ाते हैं। वेलकम बैक शहजाद। मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसी को कहते हैं, इक्वालिटी की बात है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा जो है वो टैक्स भी देगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जो आप सवाल करिए कि क्यों इतना रिलेट किया जाता है, मेरे ख्याल से मजहब को हम महदूद कर देते हैं कि वो मुसलमान है और हम भी मुसलमान है, इसलिए हम ज्यादा उनसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम बहुत, मैं प्लीज अगर ये मुकम्मल कर लूँ एक चीज अपनी बात, हम इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने ये करना है, आप समझते हैं मुसलमान है तो आप उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन और भी कई मामला हैं। मुझे एक सिर्फ टॉक शो का क्लिप याद आया कि जब ये जैक गोल्डस्मिथ और सादिक खान का इलेक्शन था, आई गेस 2016 का मेयर का इलेक्शन था, तो उस वक्त नून लीग यहाँ पे बड़ा बात करती थी कि देखें इमरान खान तो जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन का हिस्सा है, वो तो एक यहूदी हैं, दूसरी तरफ सादिक खान है वो मुसलमान है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो एंकर ने कहा आप उनको सपोर्ट करते हैं? वो नून लीग के रहनुमा था, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा आपने देखा भी है कि उनकी पॉलिसीज क्या है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वो LGBT गे राइट्स की हक में बात करते हैं, आपको आइडिया है? इसे नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ हम सिर्फ मजहब से अपने आप को रिलेट करते हैं, आगे उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या उनका विजन है, उस पर किसी को कुछ नहीं पता होता। ओके, साफी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान और वहाँ के हालात की कोई एक दूसरे के साथ मुआफ़क़त नहीं है। पाकिस्तान में जो पार्टियाँ सोशलिज्म की दावेदार भी हैं, अमलन उन्होंने उसको छोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी मसलन अपने आप को अगर सोशलिस्ट पार्टी कहती है,
तो पहले तो जाहिर बात है कि उस पार्टी पे सरमायादार और जागीरदार काबिज हो गए हैं और उनकी पॉलिसियों में हमें उसकी झलक नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ इधर पाकिस्तान में लोग वोट अभी तक सोशलिज्म या कम्युनिज़म या कैपिटलिज्म की बुनियाद पे नहीं दे रहे हैं, बल्कि सियासी असबियत की बुनियाद पे। मसलन सिंध में पीपल्स पार्टी को जो वोट मिलता है तो वो वोट उनको सोशलिस्ट होने की वजह से नहीं मिलता। इसी तरह परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी नहीं मिलता। आप उसकी मिसाल ले लें हमारे खैबर पख्तूनख्वा की, कि वहाँ पे बावजूद पुअर परफॉर्मेंस के पीटीआई को इमरान खान की शख्सियत या उसकी वजह से वोट पड़ती है। तो यहाँ पे वोट डालने के लोगों के वो मायारात भी अलग है और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत भी अलग है। कि पहले तो जाहिर बात है कि जिस तरह रीमा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बाद हमारे इलेक्शन में ये फैक्टर ज़्यादातर शख्सियत परस्ती और कौम परस्ती और इलाका परस्ती और किसी शख्सियत की सहर और इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है जी, उमर चीमा साहब कंक्लूडिंग कमेंट्स। अलीना देखें, जिस तरह साफी साहब ने बात की ना कि वो सोशलिस्टों की बात कर रहे थे कि वो भी अपनी काज के साथ मुखलिस नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी काज के साथ मुखलिस नहीं है। वक्त के साथ उनको ये अंदाजा हुआ कि ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। कहने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा बंदा एक कूल लगता है कि इस तरह की बातें करे, लेकिन उनको एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड उससे बड़ी डिफरेंट है। आप टैक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन जो टैक्स वाले लोग हैं उनका उनकी लॉयल्टी अपने पैसे के साथ है, वो बाकी किए और चले जाते हैं। ठीक है, और जो ज़ोहरान जो बात कर रहे हैं, ये कोई पहली दफा बात नहीं हुई, इससे पहले भी बातें होती आई हैं। असल में प्रॉब्लम या इस पे जो कमी आई थी वो इसी वजह से आई थी कि उसका जो अमली पहलू है वो नजर नहीं आता। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो क्या ये कर पाएंगे। अगर वो कर पाते हैं तो ये वाकईतन बहुत बड़ा इनकलाब होगा। अगर वो नहीं कर पाते तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। आपने लोगों के मसाइल या उनकी दुखी रख पे हाथ रखा, आपने वोट लिए, आपने उनको ये यकीन दिलाया कि कोई मसला नहीं, मैं आपका मसला हल करूंगा, लेकिन मसला उधर का उधर ही बरकरार है। ठीक है जी, अच्छा लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। हमारे तजिया आपने राय जानी, कुछ बुनियादी नज़रियाती इख्तलाफात हैं और कुछ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। आया पाकिस्तान के हालातों वाक़यात में ये निज़ाम, ये सोच क्या चल पाएगी भी या नहीं, इसके ऊपर भी सवालात हैं। आप लोग अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।